हेलो दोस्तों, स्वागत है कमर्शियल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया जीडीपी श्रिंक की रिपोर्ट को लेके। तो आपको मैं बता दूं कि भारत की जो नई जीडीपी रिपोर्ट आई है वो माइनस में आई है, -23.9। अब इसके बारे में अगर हम समझें तो इंडिया की इकॉनमी की जो अप्रैल से जून जो पिछला क्वार्टर गया है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें इंडियन इकॉनमी श्रिंक कर गई है और जो जीडीपी है वो माइनस की फिगर में गई है। नाउ इट इज़ 23.9%। ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की फिगर को देखें तो पिछले साल 5.2% थी, अब ये 5.2 प्लस में है और इस साल घट के ये 23.9 और ये माइनस में है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो आया है, माइनस में इकॉनमी पहली बार इंडिया की गई है इतने बड़े लेवल पे, एक तरह से डाइव लगा दिया है जीडीपी ने, और ये पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि जब से क्वार्टर रिपोर्ट का डेटा लिया जा रहा है उस तब से कभी नहीं रिपोर्ट किया गया है। तो इंडिया इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इकॉनमी एक नए फ्री फॉल की ओर बढ़ रही है। और ये रिपोर्ट जिस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो MOSPI और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया गया है, रिपोर्ट को बनाया गया है। अगर आप ये पिछले इस ग्राफिक को देखें तो इंडिया की इकॉनमी 2017 के जुलाई के क्वार्टर को देखा जाए तो इट वॉज 6.5, जनवरी तक आते आते 18 के 7.6 यहाँ पे ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर इस फिगर को और ध्यान से देखें तो 2018 के जुलाई के तक आते थे ये 7 तक चल रही थी, लेकिन 2019 तक आते थे घट के 5.6 हो गई। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ 6.5% से स्टार्ट हुआ था जीडीपी का, वो 2019 जन तक आते 5.6 था। फिर और आगे मिड जून तक आते थे 5.2 हुआ, फिर ये जनवरी 2020 तक आते थे 4.1 हुआ, और लास्ट क्वार्टर जो था वो 3.1 था। और जो अभी जो क्वार्टर आया है जुलाई 2020 का वो -23.9, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिप है। अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जॉब देता है हमारे कंट्री में, लाइक ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसमें 47% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। -47% का डिप देखा गया है। ये अपने आप बहुत ही ख़राब है। मैन्युफैक्चरिंग जो किसी भी डेवलपमेंट का बेस है, कंट्री भारत जो अपना देश है, ये कंट्री बनना चाहती है एक मैन्युफैक्चरिंग हब को लेके, उसमें भी देखिए तो 39.3 तकरीबन 40% का स्लम्प देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। भारत में कंस्ट्रक्शन हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिनों से नोटिस कर रहे थे, बट जब से नोटबंदी आई तब से इंडिया में कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बुरी तरह से मार खाया है, पिटा है। और इस जीडीपी में अगर देखा जाए तो इसको जो लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर को वो -50.3 है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे 47, 39 ये सब माइनस फिगर चल रहे हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय फिगर है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ये, मैं शॉकिंग बोलूँगा, सरप्राइजिंग में नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फिगर्स है। माइनिंग सेक्टर जो इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है, गया है हमेशा पास्ट में, वो भी -23.3 है। अगर हम इनका एवरेज निकाल लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। आप खुद देख सकते हैं। रही बात अगर हम बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी या गैस की बात करते हैं तो वो भी डिप कर गया है 7% से। मतलब इसमें से कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पे कहीं पे भी भारत ने डेवलप या पॉजिटिव या प्लस में अपना फिगर देखा हो। सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मैं इसमें बता दूं कि 3.4 ये प्लस में है, तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया है, वो भी मात्र 3.4% से ग्रो किया है। अगर हम कंपेयर करें तो हम 47% ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में -47% जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% का स्लम्प है। कंस्ट्रक्शन में 50.3% का नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही इकॉनमी। माइनिंग भी -23.3 है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका -7 में चल रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर ने थोड़ा ग्रो किया है, वो बहुत ही मार्जिनल है। ये बिल्कुल भी नहीं, इन बाकी सेक्टर के जो भी शॉक है इनको वो नहीं सह सकता है। और एग्रीकल्चर भले 3.4, लेकिन इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी को जॉब नहीं मिलने वाली है। और जिनकी जॉब चली गई है वो भी इंतज़ार कर, क्योंकि वो वापस किसानी में नहीं आएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इकॉनमी गर्त में जा रही है, जा चुकी है। ओके, अब हम इसको और थोड़ा समझ लें डिटेल में।
तो जो प्राइवेट कंजप्शन है, ये रिपोर्ट में बता दूं, प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। हमारे देश में जो एक इकॉनमी है वो प्राइवेट कंजम्पशन के बेस पे चलती है, क्योंकि 60% ऑफ जीडीपी इसी पे चलती है। वो भी घट गई है। वो क्यों घटी है? क्योंकि जब से मार्च में लॉकडाउन 1 आया तो एकदम से देश में ताला लग गया, इकॉनमी एक्टिविटी पूरी तरह बंद हो गई। जब प्रोडक्ट रुक गए, बिकने बंद हो गए, सप्लाई रुक गई, तो डिमांड भी ख़त्म हो गई। अब डिमांड एकदम से इवेपोरेट हो जाएगी तो फिर इकॉनमी को तो डूबना तय ही था। और इस समय इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो घट के, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करके -26.7 पे आ गए। जो भारत देश का एक्सपोर्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया। इसका जीडीपी में 1/5 का रोल है, वो घट के -20% चला गया है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो रही है देश की, मतलब जो भारत देश में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते आए हैं वो उनका भी इंटरेस्ट लगभग ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि इसमें भी -47% की गिरावट आई है। तो आप ये जो फिगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है नंबर्स को देख के कि ये इंडिया में चल क्या रहा है, बट फिर भी आप लोग इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल होकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इनको नंबर्स नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। ओके, अब हम लोग और आगे जाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में था वो पहले 32% था, वो घट के 22% हो गया है। ये मैं बता दूँ, ये जो लास्ट फिगर में बताया 32-22 हुआ है जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था, ये आपका जो लॉकडाउन है, यानी जो तालाबंदी हुई है उसके पहले से ही ख़राब चल रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब कुछ और हाईलाइट की बात करूँ तो जो ब्लूमबर्ग टीवी, उसने अपना एक सर्वे दिया था और उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया की जीडीपी 18% तक गिरेगी, मतलब -18% तक जाएगी, जो पिछले क्वार्टर के लिए उसने प्रेडिक्ट किया था। इतना ही नहीं, एसबीआई की इको रैप जो सर्वे था उसने भी कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी है 16.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इन लोगों ने कहा था ऑलरेडी कि, लेकिन ये तो उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप वो कोई 18% बोल रहे हो, कोई 16% बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो सिचुएशन हद से ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं एस्टिमेट्स को लेके। तो जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो ऑलरेडी बहुत ही नेगेटिव जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए जो प्रेडिक्ट किया है आने वाले साल के बारे में, जो प्रेजेंट ईयर चला 2020, वो उसमें इंडिया की इकॉनमी -3.2 हो जाएगी। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी या जीडीपी -4.5 हो जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है, वो भी उसने भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी -4 होने जा रही है। तो ये जो जीडीपी के एस्टिमेट्स हैं, हम अगर रेप्यूटेड फर्म्स की बात करें, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी माइनस में इंडिया के बारे में शो कर रहे हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी इज़ राइट नाउ इन द नेगेटिव जोन। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कि हो क्या रहा है। कि जो कोर सेक्टर है, अभी मैंने, अगर आप मेरा अगस्त का जो अगस्त करंट अफेयर्स पार्ट 2 अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया है कि 9.6% जुलाई में इंडिया का जो कोर सेक्टर परफॉर्मेंस है वो भी माइनस पे चल रहा है, -9.6% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसका मैंने लिंक इसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम कोर सेक्टर परफॉर्मेंस को ठीक से अगर एनालाइज करें तो जुलाई में 9.6% ये माइनस में चल रहा था, तो जून में भी और ख़राब था, -12.6, मतलब अभी भी माइनस में सब फिगर चल रहे हैं। और ये कोर सेक्टर परफॉर्मेंस पिछले 5 महीनों में कंसेक्यूटिव नेगेटिव जोन में चल रहा है। और ये कोर सेक्टर 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आयरन, स्टील, कोल है ना, तो ये सारे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सभी सेक्टर अगर इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे आने वाला टाइम क्या हमारे लिए अच्छा होगा? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैट्स को लेके। तो अगर हम जीडीपी के स्टैट्स को उठाएं 2015 से, तो 2015-16 में इंडिया की जीडीपी 8% थी, ये +8% है, जो कि एक अच्छा फिगर है डेवलप अगर करना है किसी कंट्री को। इसी की बात को लेके भारत सरकार और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा। ये इसी फिगर को लेके वो उन्होंने एज्यूम किया था, लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी तो -23.9 चल रहा है। 2016-17 में ये मेंटेन था, 8.2 रहा। 2017-18 तक आते आते इसमें कुछ कमी आई, 7.2 हो गया जीडीपी। 18-19 में और घटा, 6.1 हो गया। 19-20 में काफ़ी घट गया, इट इज़ 4.2%। तो आप देख सकते हैं 2015 से 2019 तक आते आते ये तकरीबन आधा हो गया।
जीडीपी का जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी रेट है वो घट के 8% से 4.2% की ओर आ गया। और ये अगर हम G7 इकॉनमी भी देख लें तो और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। ये सब मानते हैं कि कोरोना का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें ये आया है, आपका इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपकी जीडीपी गिर रही है, मानते हैं। जैसे कि यूके की बात कर लें, उसको भी लॉस हुआ, उसको -20.4, फ्रांस को -13.8, इनमें बहुत ज़्यादा यहाँ डेथ हुई है। डेथ से मुझे याद है कि कोरोना में इंडिया भी काफ़ी ऊपर चल रहा है। नंबर ऑफ़ डेथ्स में इंडिया नंबर 3 पे आ चुका है और रेट में नंबर 1 पे चल रहा है। तो यूके में -20.4% की जीडीपी गिरी है, फ्रांस में -13.8 इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इटली में -12.4 है, कनाडा में -12 है, जर्मनी में भी -10 है, यूएसए में -9.5 है। तो आप ये देख रहे हैं फिगर कि इनके भी फिगर माइनस में चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग खुश नहीं हो चाहिए क्योंकि हमारी इकॉनमी इनकी इकॉनमी जितनी मजबूत नहीं है, इतनी रेजिलिएंट नहीं है। जापान की भी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, -7.8 है, लेकिन हमारा देश तो 23.9 पे। और अब इसका रीज़न जो मैंने कभी बताया कि कोरोना है, कोविड है, बिल्कुल सही बात है, पैंडेमिक है, लॉकडाउन हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लॉकडाउन सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है, उसकी से इकॉनमिक सेटबैक ज़्यादा यहाँ लगा है क्योंकि यहाँ की इकॉनमी आपकी फॉर्मल सेक्टर से कम डिपेंडेंट है और इनफॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। अब हम कोविड केसेस की बात करें तो मोर देन 69,000, इनफैक्ट ये फिगर अब अपडेट हो गया है, मोर देन 70,000 केसेस आ रहे हैं, तकरीबन 80,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं डेली केसेस हैं ये। 1,000 से अधिक डेथ हो रही है भारत देश में, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हम लोग ब्राज़ील से ऊपर चल रहे हैं डेथ्स के मामले में, पर डे रेट के मामले में हम लोग यूएस से भी ऊपर चल रहे हैं। अब तक देश में 65,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। केसेस की बात कर लूँ तो हम लोग 40 लाख केसेस की ओर बढ़ रहे हैं। CMI ने ऑलरेडी बताया है कि देश में जब से लॉकडाउन टोटल 12 करोड़ जॉब जा चुकी है। अगर सर्विस सेक्टर की बात कर लें तो 2 करोड़ जॉब जा चुकी हैं अप्रैल में ही। तो ये इन सभी फिगर से आप ये साबित कर सकते हैं या देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीडीपी गिरने से हम सभी को असर पड़ने वाला है। और ये सारे फिगर, ये सारे नंबर सिर्फ डेटा के लिए मत याद रखिए, प्लीज़ समझिए चीज़ों को और नज़र रखिए इन्फॉर्मेशन पे, डेटा पे। ये जो न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, आपको समझ में आएगी चीज़ें कितनी मुश्किल होती जा रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको जानना चाहिए, और अगर आप सिटीज़न हैं, आपको एग्ज़ाम तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ 2 चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम ये पिछले कुछ महीनों का हम देखें, अगर ये जो जॉबलेसनेस का अभियान, एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जनवरी में 7.22 था, जो बढ़ के 7.76 हुआ, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ये मार्च तक आते थे 8.75 हुआ। और जैसे ही अप्रैल आया, मतलब जब आपका लॉकडाउन 1 का जब इम्पैक्ट दिखने लगा, तो ये सीधे शूट कर गया 23.52। मई में भी 23.48, मतलब एकदम से ये यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जॉबलेसनेस का कर्व ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम जीडीपी की बात करते हैं तो अप्रैल जून 2019-20 में, मतलब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 5.2 था, जुलाई सितंबर तक आते आते 4.4% था, अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर में आके ये 4.1 हुआ। देखिए 5.2 से 4.1 हुआ। इस साल की जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें ये 3.1 हुआ। लेकिन अप्रैल से जून का जो क्वार्टर, जो अभी जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, +3.1 से एकदम से ज़मींदोज़ हो गया, आप समझ लीजिए जीडीपी -23.9। ये नंबर आप कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस है, डरावना परफॉर्मेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से आप समझ रहे होंगे। और इतना ही नहीं, अभी हाल में आरबीआई ने जो रिपोर्ट बताई उसमें बैंक्स में फ्रॉड बढ़े हैं तकरीबन 159% तक की, अगर वैल्यू के टर्म्स में जाए तो फ्रॉड्स बढ़े हैं। तो बैंकिंग फ्रॉड 159% बढ़ रहे हैं, ये लगभग 2.5 गुना होता है। अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो एनपीए बढ़ के 14.7% हो चुका है। ये अगर इसे 14.7 डबल डिजिट्स का एनपीए किसी भी कंट्री की इकॉनमी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा नहीं कि वो जीएसटी का कॉम्पनसेशन स्टेट्स को दे सके, क्योंकि आपने शायद ये टर्म सुना होगा, एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। वो ऑफर कर रहा है कि वो आरबीआई से जो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन लेना है वो स्टेट्स अपना आरबीआई से लोन ले।
भारत सरकार की एक स्पेशल विंडो उनके लिए ओपन करी 97,000 करोड़ की। मैं आपको मोटा मोटा फिगर बताऊं तो राज्यों को जीएसटी जब से आया तब से काफ़ी लॉस हुआ, तो उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। टोटल जो जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन को मिलना चाहिए वो 3 लाख करोड़ है, जिसमें से 65,000 करोड़ सरकार दे रही है, लेकिन बचा हुआ 2,35,000 करोड़ सरकार नहीं दे पा रही है। उसके लिए सरकार ने 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे केरला, वेस्ट बंगाल या और जो दूसरे स्टेट्स हैं, तेलंगाना, वो चाहे और भी है दिल्ली, ये सारे राज्य जो हैं या तो वो भारत सरकार से एक लोन ले सकते हैं स्पेशल विंडो से आरबीआई की तरफ से 97,000 करोड़ का। उसमें सरकार उनसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, एटलीस्ट 5 साल तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना है। और दूसरा तरीका है कि वो सीधे 2,35,000 करोड़ का पूरे का वो लोन ले ले। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि सरकार खुद पैसा नहीं दे पा रही है या देना नहीं चाहती है, आप ये भी कह सकते हैं। अगर हम सभी चीज़ों को मिला के देखें, जीडीपी -23.9, बैंक फ्रॉड्स 159% की ग्रोथ के साथ, एनपीए 14% ग्रोथ के साथ, जीएसटी सरकार उसको रिटर्न नहीं कर पा रही है कॉम्पनसेशन को, जॉबलेसनेस ऑलरेडी 12 करोड़ जॉब्स जा चुकी हैं, जॉब का मैंने कर्व दिखाया था 23.9 तक जा चुका है। तो आप इन सभी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है कंट्री में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप समझ पाए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर ये पसंद आए वीडियो, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए क्योंकि इसमें बहुत ही नेगेटिव बातें मैंने की है, बट अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप ये अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए इसकी ज़रूरत क्या है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा और अगर हो सके तो अपने वैल्यूएबल कमेंट भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।